ये कहानी एक ऐसे फ्रीज़र के बारे में है जिसके अंदर इंसानों की एक पूरे के पूरी सिविलाइजेशन है, जहाँ का टाइम यहाँ के टाइम से काफ़ी तेज़ चलता है। तो कहानी शुरू होती है और हम एक यंग कपल गेल और रॉब को देखते हैं, जो हाल ही में इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए होते हैं। जिस दौरान गेल देखती है कि इस अपार्टमेंट का पुराना ओनर यहाँ पर एक फ्रीजर छोड़ गया है जो काफी पुराना होता है, जिस बारे में वो रॉब को बताती है। और जब रॉब वो फ्रीजर देखता है तो उसे वो काफी पसंद आता है, क्योंकि नए फ्रीजर की मोटर सिस्टम फ्रीजर के पीछे नीचे की ओर होती है, जो उसे काफी अजीब लगती है। पर इस पुराने फ्रीजर की मोटर सिस्टम उसके ऊपर होती है, जो उसे काफी पसंद आती है, जो बात वो गेल को बताता है। पर गेल को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब वो नए घर में शिफ्ट होने की खुशी में रॉब को ड्रिंक ऑफर करती है और अब ड्रिंक पीने के लिए रॉब उस फ्रीजर को खोलता है, जिसमें काफी बर्फ जमा हुआ होता है, जिसमें से कुछ आइस क्यूब निकाल के वो अपने ड्रिंक्स में डालता है और अपनी ड्रिंक्स पीने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके ड्रिंक्स में डले आइस क्यूब में कुछ अजीब है और अब वो उस आइस क्यूब को ड्रिंक से निकालकर टेबल पर रख देता है और गेल को वो आइस क्यूब देखने के लिए कहता है। और अब जैसे ही गेल वो आइस क्यूब देखती है तो वो काफ़ी हैरान होती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिस वजह से वो फिर से मैग्नीफाइंग ग्लास से उस आइस क्यूब को ठीक से देखती है, जहां हमें पता चलता है कि उस आइस क्यूब में एक मेमथ है जो आइस क्यूब में जमा हुआ है, जिसे किसी ने भालों से मारा हुआ है। और अब गेल इतने छोटे मेमथ को देखकर फ्रीजर में से सारे सामान को निकालने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्रीजर में इसके जैसे और भी होंगे। और अब जैसे ही वो सामान हटा के फ्रीजर में देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर आइस एज के टाइम की एक पूरी सभ्यता होती है, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है, जहां का टाइम भी यहाँ के टाइम से काफ़ी तेज़ होता है और वो लोग काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे होते हैं, जो देख गेल और रॉब काफ़ी हैरान होते हैं। और अब रॉब उस आइस क्यूब में से मिले मेमथ की बॉडी को अपने गमले की मिट्टी में दफना देता है और ऐसा करते हुए वो काफ़ी दुखी होता है, जहां गेल बताती है कि कम से कम ये हमारी गमले की मिट्टी के लिए बहुत अच्छा खाद होगा। और अब फिर से वो लोग फ्रीज़र खोल के देखते हैं तो वो काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि इन कुछ ही मिनटों में वहाँ की पूरी दुनिया बदल चुकी होती है, जहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन चुकी होती है। पर रॉब यहाँ थोड़ा उदास होता है, क्योंकि आइस एज के बाद क्या हुआ वो उसे देखना था, जो उसने मिस कर दिया। और अब देखते ही देखते वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बन जाती है और फ्रीज़र की दुनिया हमारे टाइम में पहुँच जाती है, जहाँ हम एक काफ़ी बड़े शहर को देखते हैं। और अब जैसे ही रॉब उसे पास से देखने जाता है, उस दुनिया में एक बॉम्ब गिरता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट से रॉब नीचे गिर जाता है, पर गेल उसे संभालती है। अब यहाँ उस ब्लास्ट की आग से रॉब का चेहरा लाल पड़ जाता है और अब जैसे ही वो लोग फ्रीज़र में देखते हैं, वहाँ पर एक न्यूक्लियर वॉर चल रहा होता है, जो देख के गेल फ्रीज़र को बंद कर देती है और रॉब को खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वॉर में सब खत्म हो गया होगा। और अब खाना खाने के बाद रॉब गेल से कहता है कि 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम बीत गया है, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा अंदर? जिस पर गेल बताते हैं कि शायद अब तक सब कुछ खत्म हो गया होगा। और अब एक बार फिर से वो लोग फ्रीज़र को खोल के देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर की दुनिया बच गई होती है, जो अब काफ़ी हाईटेक हो गई होती है, जहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती है, जहाँ उड़ने वाली कार्स भी होती है, जो देख के गेल और रॉब काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वो उस दुनिया को हमारी दुनिया से कंपेयर कर रहे होते हैं। और अब देखते ही देखते वहाँ की टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस होती चली जाती है और तभी अचानक वो पूरी दुनिया रोशनी के गोले में समा जाती है और वो रोशनी का गोला ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें से काफ़ी सारी लाइट्स निकलती है, जो अब गेल और रॉब के पूरे घर में घूमने लगती है, जिसे देख गेल और रॉब काफ़ी खुश हो जाते हैं। और अब वो सारी लाइट्स वापस फ्रीज़र के अंदर उस रोशनी के गोले में चली जाती है और वो रोशनी का गोला वहाँ से गायब हो जाता है, जो देख गेल और रॉब काफ़ी उदास हो जाते हैं। और रॉब गेल से पूछता है कि क्या वो लोग वापस आएंगे, जिस पर गेल बताते हैं कि मुझे नहीं लगता। और अब वो दोनों मान लेते हैं कि फ्रीज़र के अंदर की दुनिया ख़त्म हो चुकी है, जिस वजह से रॉब उस फ्रीज़र के प्लग को निकाल देता है और सोने चला जाता है। अब अगली सुबह वो दोनों वापस उस फ्रीज़र के पास आते हैं और उसका दरवाज़ा खोल के देखते हैं। अब फ्रीज़र के अंदर का नज़ारा देख के वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर अब आइस एज से भी पहले का दौर चल रहा होता है, जहां वो लोग एक डायनासोर को देखते हैं जिसे काफ़ी सारे एप्स खा रहे होते हैं। दरअसल फ्रीज़र के अंदर ये डायनासोर्स का टाइम चल रहा होता है और वो सभी एप्स इंसानों के पूर्वज होते हैं। और तभी वहाँ पर एक और डायनासोर आ जाता है जो उन पे हमला कर देता है
और उन्हें मार देता है। दरअसल इस फ्रीज़र के ज़रिए हमें दिखाया गया है कि कैसे इंसानों ने अपने पूरे जीवन में तरक्की की और अपनी तरक्की को हाईटेक और एडवांस करते चले गए और आखिर में उनकी हाईटेक और एडवांस तरक्की से ही उनकी दुनिया ख़त्म हो गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। अगली कहानी का नाम है हेल्पिंग हैंड। इस कहानी की शुरुआत में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें एक लड़की एलेक्स होती है। एलेक्स दरअसल सैटेलाइट्स को रिपेयर करने का काम करती है और अभी वो इस सैटेलाइट को रिपेयर करने आई होती है, जिस दौरान वो अपने दोस्त बिल से बात कर रही होती है, जो उसे मॉनिटर कर रहा होता है। और अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एलेक्स जिस सैटेलाइट को रिपेयर करने आई है उसमें 2 लोगों की ज़रूरत है, पर कंपनी वाले इस सैटेलाइट को रिपेयर करने के लिए 2 की जगह 1 को ही भेजते हैं ताकि वो अपने पैसे बचा पाए, जिस वजह से एलेक्स थोड़ा नाराज़ होती है। अब एलेक्स अपना स्पेस सूट पहन के अपने शिप के बाहर आती है और सैटेलाइट की तरफ जाके उसे रिपेयर करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि स्पेस में फैले कूड़े में से किसी चीज़ का एक टुकड़ा उसकी तरफ ही आ रहा है, जो काफ़ी तेज़ी से उसके बैकपैक से टकरा जाता है, जिससे एलेक्स के बैकपैक में छेद हो जाता है और साथ ही वो उस सैटेलाइट से दूर जाने लगती है। और अब यहाँ उस टकराव से एलेक्स का बैकअप भी डैमेज हो जाता है, जिस वजह से वो वापस सैटेलाइट तक नहीं जा पाती। और अब अपने दोस्त बिल को वो इस बारे में बताती है, जिस पर बिल उसे बताता है कि रेस्क्यू टीम यहाँ से निकल चुकी है, जो 58 मिनट में उस तक पहुँच जाएगी। जो सुनकर एलेक्स की सांस में सांस आती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पास सिर्फ 14 मिनट का ही ऑक्सीजन बचा है, क्योंकि उस टकराव से उसका ऑक्सीजन टैंक भी डैमेज हो चुका होता है और रेस्क्यू टीम के आने तक उसकी मौत हो चुकी होगी। जो बात वो बिल को बताती है, जिस पर बिल उसे इतनी जल्दी हिम्मत हारने से मना करता है और हौसला रखने के लिए कहता है। पर अब एलेक्स बिल से अपना कॉन्टैक्ट तोड़ देती है और ऑक्सीजन खत्म होने का इंतज़ार करने लगती है। अब कुछ देर बाद एलेक्स देखती है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट का ही ऑक्सीजन बचा है और अब वो अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखती है, जिससे उसे एक आइडिया आता है और अब वो अपने हाथ में पहनी घड़ी को अपने कोहनी के ऊपर कस के बांध लेती है और अपने ग्लव्स को निकालने लगती है। अब जैसे ही वो अपने ग्लव्स को निकालती है, स्पेस के कम टेम्परेचर से उसका हाथ ठंड से जमना शुरू हो जाता है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है, पर किसी तरह वो अपने ग्लव्स को निकाल लेती है। और अब जैसे ही वो उस ग्लव्स को सैटेलाइट की दूसरी तरफ फेंकती है, उसके झटके से वो सैटेलाइट की तरफ जाने लगती है। अब जैसे ही एलेक्स सैटेलाइट के पास पहुंचती है, वो उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाती और उस सैटेलाइट से दूर जाने लगती है। साथ ही वो देखती है कि अब उसका ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाला है और अब उसका ध्यान अपने उस हाथ पर जाता है, जो ठंड की वजह से पूरी तरीके से जम चुका होता है। और अब एलेक्स फिर से एक और बार कोशिश करने के बारे में सोचती है और अपने उस जमे हुए हाथ को तोड़ने लगती है, जिसमें उसे काफ़ी दर्द होता है, पर वो किसी तरह अपने उस हाथ को तोड़ देती है और इस बार वो अपने हाथ को अपने स्पेसशिप के दूसरी तरफ फेंकती है, जिसके झटके से वो अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगती है और इस बार वो अपने शिप को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। फिर हम एलेक्स को उसके शिप के अंदर देखते हैं, जहां वो रेडियो की मदद से अपने दोस्त बिल से कांटेक्ट करती है, जहां बिल उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश होता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ था, जिस पर एलेक्स बताती है कि मुझे बस एक छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन अब मैं जिंदा हूँ और वापस आ रही हूँ। इसके बाद एलेक्स अपनी स्पेसशिप को लेकर वापस धरती की तरफ जाने लगती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। साथ ही इस कहानी के ज़रिए हमें बताया गया है कि कैसे अगर कोई इंसान अपने ऊपर हौसला रखे और हिम्मत से काम ले तो उसे किसी भी परिस्थिति से निकलने का रास्ता मिल जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है गाइस।